हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कितने टाइप्स की एरर्स होती हैं और अब इस लेक्चर में हमें देखना है कि उन एरर्स को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसके मेथड्स क्या क्या होंगे उसको मिनिमाइज करने के। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन। तो ब्लैंक डिटर्मिनेशन रन करने का मतलब क्या है? अभी हम लोग जब लैब में टाइट्रेशन करने जाएंगे और उस समय हम एसे करेंगे, मान लीजिए तो हमें बोरिक एसिड का एसे करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, कोई भी सैंपल जो हमारे पास है कॉनिकल फ्लास्क में हमने ले रखा है, आपसे कहा गया है कि बोरिक एसिड का एसे करना है आपको। ठीक है, तो जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी बोरिक एसिड की सैंपल प्रिपरेशन में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि एसे ऑफ बोरिक एसिड है ये, तो इसमें हमें बोरिक एसिड अबाउट हमें वे कर लेना है और उसमें मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ग्लिसरीन डालना है। ठीक है, इस मिक्सचर को पहले से न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम फिनोप्थलीन से। ठीक है, उसके बाद उसका टाइट्रेशन करेंगे 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से और फिनोप्थलीन सोल्यूशन को एज ए इंडिकेटर लेंगे। ठीक हो गया, तो जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा वो इक्विवेलेंट होगा 1 मोलर का। ईच ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्विवेलेंट टू 0.0618, ये फैक्टर होता है। ठीक है, जब हम अभी ऐसे करेंगे तो मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगी, तो उसमें फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये फैक्टर से हम जो भी हमारी टाइट्रेंट की वॉल्यूम आती है उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो में रख के निकाल लेते हैं। राइट, तो हमने जो पॉइंट हम पढ़ रहे थे कि ये सारी चीज़ें लेनी है, ठीक है, एसे ऑफ बोरिक एसिड करने के समय। लेकिन क्या करना है, साथ में हमें एक ऐसा कॉनिकल फ्लास्क लेना है जिसमें हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। बस क्या ऐड नहीं करेंगे? बोरिक एसिड, जिसका हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, सब कुछ ऐड करेंगे इसमें, बस बोरिक एसिड को ऐड नहीं करना है। और एक तो ये हमारा सैंपल है ब्लैंक और सैंपल, इसमें हम बोरिक एसिड को ऐड करेंगे और बाकी भी जो चीज़ें ऐड करनी थी, 50% ग्लिसरीन एंड वाटर का सोल्यूशन बनाना था फिनोप्थलीन से, सब कुछ करेंगे इसको। ठीक है, ब्लैंक को भी करेंगे और सैंपल को भी करेंगे। बस अंतर क्या होगा, इस ब्लैंक में बोरिक एसिड नहीं होगा और सैंपल में बोरिक एसिड होगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, एरर कैसे मिनिमाइज होगी, क्वेश्चन ये अराइज है। एरर ऐसे मिनिमाइज होगी, आपने जो भी सॉल्वेंट लिया, जो भी रिएजेंट्स लिए, उनकी वजह से अगर कुछ NaOH इसमें कंज्यूम हो रहा होगा तो वो हमें ब्लैंक से पता चल जाएगा, क्योंकि हम ब्लैंक को भी टाइट्रेट करेंगे और सैंपल को भी टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, दोनों को हम ब्यूरिट के नीचे लेंगे। राइट, तो दोनों को ही टाइट्रेट करना है हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा शायद किसी वजह से, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं, जो हमारे रिएजेंट्स हैं या फिर हमारा जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है इसको डिज़ोल्व करने के लिए, वाटर एंड ग्लिसरीन, हो सकता है उसमें थोड़ी इम्प्योरिटी हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा NaOH जो है, जो हमने NaOH यहाँ पर लिया है, वो क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो रीडिंग आएगी वो आएगी ब्लैंक, उस रीडिंग को हम बोलेंगे ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक की रीडिंग होगी वो, जितने भी MLI, फॉर एग्जांपल X MLI। ठीक है, और यहाँ जो हमारा एक्चुअल हम एसे करने वाले हैं, वहाँ जो भी हमारा NaOH कंज्यूम हुआ इस सैंपल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसकी जो रीडिंग आएगी, मान लीजिए उसको हमने कह दिया सैंपल की रीडिंग। तो फाइनली जब हम सोल्यूशन मतलब ऐसे करने जा रहे हैं और हमें कैलकुलेशन में अपनी वॉल्यूम रखनी है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, ब्लैंक की रीडिंग को हमेशा हमें सैंपल की रीडिंग में से माइनस कर देना है। ठीक है, मान लीजिए सैंपल माइनस ब्लैंक या ब्लैंक माइनस सैंपल, जो भी ज़्यादा होता है। ये अभी आपको एग्जाम्पल जब हम करेंगे, ऐसे करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये मान के चलिए कि आपको इनको आपस में सब्सट्रैक्ट करना है। बिकॉज आप क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ आपने ब्लैंक में जो भी ML यूज़ हो रहा था, आपने उसको हटाकर क्या मिनिमाइज कर दिया,
एरर को मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, यहाँ हमने एक ब्लैंक सैंपल को डिटरमाइन ब्लैंक को रन करा के हमने एक एरर मिनिमाइज करी जो कि सॉल्वेंट या रिएजेंट की वजह से एरर अराइज हो सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हम कैसे मेथड के क्या मेथड ले सकते हैं एरर को मिनिमाइज करने के लिए, कि हम अपने एपरेटस या फिर ग्लासवेयर्स कह लीजिए, क्योंकि वो भी हम यूज करेंगे, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, इनको हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो कैलिब्रेट करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी आप लोग करोगे अपने लैब में, कि आप अपने ब्यूरेट्स को, पिपेट्स को, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को, इन सबको आप कैलिब्रेट करोगे कि जैसे अगर ये ब्यूरेट है, ठीक है, ये 50 ml का शो कर रहा है, कहा जा रहा है कि ये ब्यूरेट कितने ml का है, 50 ml का है। लेकिन जब आपने इसे कैलिब्रेट करके देखा तो आपने देखा इसका जो 50 ml था वो इक्विवेलेंट था 49.9 ml के, यानी 0.1 ml का डिफरेंस दे रहा था ये। तो एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन का मतलब यही हो गया कि जितना करेक्शन होगा उसे हमें अपनी वैल्यूज में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसमें हमें परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगी, कितना परसेंटेज एरर है। ठीक है, एक्चुअल क्या करते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। रिमाइंड करेंगे हम कैसे हम एरर, परसेंटेज एरर निकालते हैं। फिर जो भी हमारी कैलकुलेशन आएगी उसमें हमें वो परसेंटेज और एरर को अप्लाई करना होगा कि इतना परसेंट हमें इसमें ऐड करना है, ठीक है, या फिर कम करना है। अगर ये 50 ml की जगह 50.1 ml दे रहा होता तो हमें उस परसेंटेज एरर, जो भी परसेंटेज एरर आ रही है, उसे माइनस करना पड़ता, और यहाँ हमें परसेंटेज एरर को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कम आ रहा है तो उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे हम अपनी फाइनल जो भी हमारी ऑब्जर्व वैल्यू आएगी, मतलब कैलकुलेशन में अप्लाई करने से पहले हम उस वॉल्यूम को एरर से फ्री कर देंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू आवर कैलिब्रेशन हम एप्लीकेशन करेंगे और करेक्शंस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने आपको ग्लासवेयर्स का बताया, ब्यूरेट का। अब इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे हम वेइंग बैलेंस यूज करते हैं, ठीक है, तो कोई वेइंग बैलेंस है जो कि बहुत ही अच्छा है, उसकी तो हम उसको क्या करते हैं, एक बार क्रॉस चेक जरूर करके देख लेते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड वेट बॉक्स होता है एक, ठीक है, जो कि आपको दिखाई देगा जब आप अपने कॉलेज में देखोगे। उसमें क्या होता है, डिफरेंट वेट्स होते हैं जो कि पहले से ही स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, कि अगर उसमें लिखा है कि ये 5 ग्राम का वेट है तो वो 5 ग्राम का ही होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वेट बॉक्स होता है हमारे पास अच्छे ग्रेड का, तो उसके जो वेट्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। तो हम उनसे अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, वेइंग बैलेंस है, उसको चेक कर सकते हैं। 5 ग्राम रख के देखेंगे, वही प्रोसीजर होगा, मल्टीपल टाइम्स हम उसको रख के देखेंगे और टेयर करके देखेंगे और फिर हटा के देखेंगे कि कितना माइनस में वेट आ रहा है। इस टाइप से कई तरीके होते हैं उसको कैलकुलेट करने के, तो हम इस तरह से इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करने का, बट आपको फिलहाल अभी दिमाग में यही रखना है कि हमें कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस करना है या ग्लासवेयर या इंस्ट्रूमेंट करना है, और जो भी करेक्शन आ रहा है, उसका जो भी डिफरेंस आ रहा है, उसको अप्लाई करना है अपने रिजल्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रनिंग अ कंट्रोल्ड डिटर्मिनेशन। कंट्रोल डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जहां पर हम किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड को हम ले लेंगे और बिल्कुल सेम इसको वैसे ही एक्सपेरिमेंट करेंगे जैसे कि हमने अननोन के लिए करना है। ठीक है, कोई भी जिसको हमें पता लगाना है, डिटर्मिनेशन करनी है जिसकी, सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन रखेंगे और स्टैंडर्ड को भी उससे एनालाइज करके देखेंगे। तब हमें पता चलेगा कि कंपेयर कर सकते हैं हम कि हमारा जो अननोन आया है उसका रिजल्ट
किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने टाइट्रेशन में किया था, आपको याद होगा N1V1 इक्वल्स टू N2V2 करके देख लिया था। ठीक है, तो उसमें हमें क्या कर रहे थे, हम एक कंट्रोल ले रहे थे। कंट्रोल कौन सा? स्टैंडर्ड, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड लिया था हमने। ठीक है, और जिसमें हमें जिसका नॉर्मेलिटी हमें पता लगानी थी वो क्या था? NaOH था। तो इस तरह से हमें कंट्रोल को डिटरमाइन करने के लिए पैरेलल अननोन को डिटरमाइन करने के लिए पैरेलली क्या लगाते हैं? कंट्रोल भी टेस्ट करते हैं साथ में। नेक्स्ट वन इज पैरेलल डिटर्मिनेशन। पैरेलल डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया कि हम सेम एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स करें। ठीक है, डुप्लीकेट में या ट्रिप्लीकेट में। ठीक है, तो जैसे कि हमने टाइट्रेशन में भी देख रहे थे कि हमने 2-3 बार उसको लेना था सैंपल की रीडिंग्स को। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे थे कि जब भी एक रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, तो मतलब ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जो कि आपस में सेम होती हैं, जिनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि ठीक है हमारा टाइट्रेशन अब ओके है, हम इस वॉल्यूम को अब ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें? पैरेलल डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, कई बार मल्टीपल टाइम्स उसको डिटरमाइन करके देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि एक्सीडेंटल एरर्स जो होती हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं। ठीक है, तो हो सकता है एक बार में गलती हो जाए, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम में वो गलती रिपीट ना हो। अगर सेम रिजल्ट नहीं आ रहे हैं डुप्लीकेट में करने के बाद, तो हम ट्रिप्लीकेट में लगाते हैं, फिर तीसरी बार लगा के देखते हैं कि ये पहली बार के जो 2 रिजल्ट आए वो अलग अलग क्यों आए। तीसरी बार में अगर रैटिक डेटा आ रहा है तब तो हमें कॉज ही नहीं पता है, इसका मतलब वो हमारी नॉन सिस्टमिक एरर है। अगर सिस्टमिक एरर होगी तो पहले 1-2-3 बार में हम लोग जैसे ही अपना पैरेलल डिटर्मिनेशन करेंगे तो हमारी एरर जो होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एडिशन। इसमें क्या होता है? नोन अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट को ऐड किया जाता है। ठीक है, सैंपल के अंदर, जिसको फिर एनालाइज किया जाता है कि टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितना आ रहा है। अगर हमने नोन अमाउंट ऑफ जो भी हमने सैंपल ऐड किया था नोन अमाउंट को, अगर हम उसको एग्जैक्ट क्वांटिटी में रिकवर कर पाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो मेथड है वो ठीक है। और इससे क्या होता है, रिकवरी अगर सेटिस्फैक्ट्री होती है तो हम एक्यूरेसी पता कर सकते हैं प्रोसीजर की, कि हमारा प्रोसीजर जो है वो ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो एरर है वो मिनिमाइज हो सकती है। और इस टाइप के जो प्रोसीजर होते हैं जनरली फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि पोलैरोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इस टाइप के प्रोसीजर्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। इसको भी यूज करके हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि हमारी जो एनालिसिस करी है हमने वो करेक्ट है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमें पता करना है HCl। ठीक है, स्ट्रेंथ पता करनी है HCl की, कितनी स्ट्रेंथ का है। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं इसका। पहला तरीका तो हो जाएगा हम टाइट्रेशन करा लें, टाइट्रेशन विद स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि अभी तक हमने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट एक और तरीका होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें हमें वेइंग करनी होती है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट तरीका जो है, हम क्या करें उसको, प्रेसिपिटेशन विद AgNO3 के साथ हम प्रेसिपिटेट करवा लेंगे एंड वेइंग ऑफ, क्या बनेगा रिएक्शन करने के बाद? AgCl बनेगा। HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद तो क्या कर लेंगे, हम वेइंग कर लेंगे AgCl की कि कितने अमाउंट में AgCl बना है। जितना अमाउंट ऑफ AgCl बना होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ HCl। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, 2 तरीके हमने इंडिपेंडेंट तरीके यूज करे पता लगाने के लिए। 2 इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस को यूज किया हमने इस HCl की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए। एक तो टाइट्रेशन करके देखा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तब हमें स्ट्रेंथ पता चली। दूसरा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करके देखा AgNO3 के साथ में, और बाद में जो हमें उसका प्रेसिपिटेट मिला AgCl,
उसको हमने वे करके देख लिया और उसकी कैलकुलेशन करके HCl की स्ट्रेंथ निकाल ली। तो अगर इन दोनों मेथड से ही हमारी जो रिजल्ट है वो सेम सही आ रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस यूज करके हमने एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट को बढ़ा लिया और एरर को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड। होता क्या है, इसमें हम एक रेफरेंस मटेरियल लेते हैं जिसका हमें नोन फिक्स्ड अमाउंट होता है, उसको यूज करते हैं और उसका बहुत सारे हम लोग कंसंट्रेशंस बनाते हैं, ठीक है, और एक ग्राफ प्लॉट करा जाता है। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसके डिफरेंट कंसंट्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना सैंपल रन कराते हैं। तो जब हम सैंपल लगाते हैं तो अगर सैंपल की वैल्यू इसके कहीं पर भी लाई कर रही है तो हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके सैंपल की एक्चुअल रीडिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनल स्टैंडर्ड्स का यूज करके हम वेरियस कंसंट्रेशन बनाते हैं नोन अमाउंट की, ठीक है, मतलब डाइल्यूशन कर करके हम बहुत सारे इसके डाइल्यूशन करके बहुत सारे कंसंट्रेशंस में इस स्टैंडर्ड को बना लेते हैं और उसके बाद हम अपने सैंपल से उसको कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा सैंपल जो है वो कहाँ फिट हो रहा है इसके अंदर। डेफिनेटली जो कंडीशन होगी सैंपल और स्टैंडर्ड की वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर तो हमने देखिए बात करी थी, रनिंग अ कंट्रोल डिटर्मिनेशन भी किया था और पैरेलल डिटर्मिनेशन भी किया था। यहाँ पर हमने सीधे सीधे स्टैंडर्ड लगा दिया था, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड के वेरियस कंसंट्रेशंस बना रहे हैं, उसका उसका ग्राफ प्लॉट करा रहे हैं और उसके ऊपर अपना सैंपल अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा सैंपल कहाँ लाई करेगा इस ग्राफ के ऊपर। तो शायद ये अभी आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग इसको रन करके नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के मेथड्स आपको पढ़ने को मिलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जनरली यूवी वगैरह जब हम करते हैं, और क्रोमेटोग्राफिक डिटर्मिनेशंस करने में इस टाइप के एग्जांपल्स मिलेंगे। डोंट वरी, इट्स इनफ फॉर यू अगर आप लिख देते हो कि इंटरनल स्टैंडर्ड के डिफरेंट कंसंट्रेशंस बनाए जाते हैं, सीरीज बनाई जाती है कंसंट्रेशन की और सैंपल्स को डिटरमाइन किया जाता है उससे ग्राफ के ऊपर, ठीक है। So these are some methods of minimizing error, but they are not limited to these only. बहुत और भी methods होते हैं. It's not possible to cover whole analysis in the one lecture or in one semester. क्योंकि आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसका, ज़रूरी नहीं है आप सारे पॉइंट्स इसमें ऐड कर लोगे, सारी तरीके मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर कर पाओगे। ये कुछ मेन मेथड्स हैं जो मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इस सेमेस्टर के लिए आपको समझने के लिए कि हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं एरर्स को, ये एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, ठीक है। अगर आपको और भी मिलते हैं तो दैट्स रियली गुड, आप अपनी तरफ से आप और भी उसमें ऐड कर सकते हो, बट आई होप कि इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एरर्स को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, इन मेथड्स को अप्लाई करके, राइट। तो इसको पढ़िएगा और इसके पॉइंट्स ज़रूर नोट कर लीजिएगा जो हर मैंने पॉइंट के अंदर बताए हैं आपको, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।